हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अगला टॉपिक और वो है नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ईवीएस में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत भंडार करा हुआ है ना। लेकिन लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ जो मैंने ईवीएस में नेचुरल रिसोर्सेज कराए हैं उसके अलावा भी और भी नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो अब इस वाली वीडियो में इस वाले साइंस के नेचुरल रिसोर्सेज में हम वो वाले चैप्टर्स, वो वाले पॉइंट्स, वो सब चीज़ कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और देखो इस नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से आप ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि हौच पौच हो गया है कि ये इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल हैं। और बिल्कुल आपके दिमाग में थोड़ा आप पजल ज़रूर हो सकते हो कि इतना सारा नेचुरल रिसोर्सेज, बट वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें एक ही चीज़ है। तो सब कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कोई मैथ्स तो है नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर हो तो ठीक है, हो जाएगा अपने आप। और जो क्वेश्चंस आएंगे ना नेचुरल रिसोर्सेज के, उसमें तो पूरी समरी आएगी, आप ये देखना। ठीक है ना, पूरी मतलब एक अच्छे से उसको पूरा कवर हो जाएगी एनसीईआरटी। जितने भी एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा। ठीक है। और कॉन्सेप्ट और मैथ्स वाली चीज़ों से याद आया कि मैथ्स में एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। जो क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, है ना, पिछली बार जो मैथ्स का पेपर अगर आप उठा के देखो तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, तो उसको फोकस करते हुए सर ने, मैंने बोला उनको तो उन्होंने उसको फोकस करते हुए चीज़ों को लेते हुए चल रहे हैं वो। और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट ये है कि बस आप लोग का भी साथ मिले तो अच्छी बात है ना। तो जो स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। चलो देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो आप खुद ही आंसर करोगे इसमें। अरे आंसर दिखाई दिए। लो जी, बिना आंसर के आगे चलो स्टार्ट करेंगे। देखो एयर जो है, अपनी जो हवा है, जो ऑक्सीजन वगैरह है, वो 78% है। सॉरी, वो पूरी मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसका जो नाइट्रोजन है वो 78% है ना। सभी को पता है कि सबसे जो अबंडेंट में जो गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% ही है। उसके बाद ऑक्सीजन आती है जो कि 21% है। उसके बाद 1% में अदर्स आ जाती हैं। और अदर्स में जैसे आपका आर्गन हो गया, ठीक है, CO2 हो गए, ओजोन, और अपना मीथेन, CH4 जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1% में आ जाती है। अलग से अगर आपको इनका कॉम्पोजिशन नहीं पूछेगा कभी भी, मान लो CO2 का कभी कभी पूछ भी सकता है, तो वो आप देख लेना, मैंने पिछले अपने ईवीएस के उसमें लेक्चर में कराई हुई है। देखो, अगर वो लेक्चर्स नहीं किए तो बहुत ज़रूरी है उन लेक्चर्स को करना, आपका वहाँ के ईवीएस के नेचुरल रिसोर्सेज को करना। तभी आप यहाँ से पढ़ो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, तभी आप ये वाली वीडियो पढ़ो, अदरवाइज पहले वो पढ़ो फिर इधर आओ। ठीक है। तो जो CO2 है मेरे ख्याल से वो 0.03% के करीब है। तो देख लेना एक बार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्राइमरी लेयर ऑफ अर्थ दैट एक्सटेंड्स अप टू 8 to 15 किलोमीटर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो अपनी अर्थ है उसके लेयर्स हैं, मतलब पहले देखो, सबसे नीचे वाली जो होती है, अर्थ के क्लोजेस्ट जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है। फिर आपकी स्ट्रेटोस्फियर आती है, फिर थर्मोस्फियर आती है, फिर मिजोस्फियर आती है, और फिर एग्जोस्फियर आती है। ये सब चीज़ मैं आपकी अपनी ईवीएस की वीडियोस में बेहद तरीके से करा चुकी हूँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, प्राइमरी लेयर ऑफ अर्थ दैट एक्सटेंड्स अप टू 8 to 15 किलोमीटर, यानी कि ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करके मान लो यहाँ तक की जो लेयर है 8 to 15 किलोमीटर तक की जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, तो वो अपनी है, कौन सी है, आप आंसर आप खुद करिए। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। चलो नेक्स्ट आएगा, ऑल वेदर कंडीशंस अकर इन दिस लेयर। अब बताइए कौन सी लेयर है, ऐसी लेयर जिसमें सारी वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, वो भी ट्रोपोस्फियर ही है। ठीक है। लेयर कंटेनिंग ओजोन गैस, वो बताइए अब आप। ओजोन गैस कौन सी लेयर कंटेन, वेरी गुड, स्ट्रेटोस्फियर। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको आंसर्स आते हैं ना। लेयर, अब ये टेस्ट है एक तरीके से आपका, ये पेज जो अभी ये पेज है वो एक तरीके से टेस्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। आप कहते हो ना क्वेश्चन 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 कराओ मैम, अब ये क्वेश्चन ही हैं, अब आप देख लो आपको आते कि नहीं। लेयर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, लेयर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स इज ऑल्सो स्ट्रेटोस्फियर।
एक्सटेंड्स द लेयर दैट एक्सटेंड्स अप टू 50 to 60 किलोमीटर, जो लेयर 50-60 किलोमीटर तक जाती है। कभी कभी आपको 45 भी बोल सकते हैं, 40 तक भी दे सकते हैं, है ना। तो वो यही चीज़ है, 40, 50, 60 इतने तक की लेयर कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, अगेन स्ट्रेटोस्फियर है, सेकेंड लेयर जो आपकी है अर्थ से, है ना। उसके बाद लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 95 to 120 किलोमीटर। अब इसके बाद वाली लेयर आ जाती है जो अर्थ से 95 से 120, मतलब 95 से 120 तक के बीच में वो लेयर रहती है। अर्थ से स्टार्ट करें तो जैसे ये अर्थ है और अपना यहाँ हम पहुंचे, तो मान लो ये 95 है, कभी कभी ऊपर जाके 120 तक, मतलब इसके बीच में कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती है, वो आपकी कौन सी हो गई, वेरी गुड, मीजोस्फियर। तो वो 85 किलोमीटर लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर में आपका 85 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो ठीक है, 85, 95 इतना आप याद रखोगे, इतना इतना दे सकता है। तो मतलब आप अप्रोक्स, पता है क्या होता है, कभी कभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि 95 किलोमीटर तक, अर्थ से लेकर के 95 किलोमीटर तक की लेयर कौन सी है, तो आपने आसानी से बोल दिया मीजोस्फियर। कभी कभी नहीं देगा ये आपको, मान लो नहीं दे रहा है ऑप्शन में, 95 नहीं है कहीं भी, तो आप उधर कंफ्यूज नहीं होगे कि अरे ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है आपने, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि मान लो 85 पढ़ा है आपने, तो 85 को 95, ये लेयर्स हैं, ये कोई अप्रोक्स डेटा नहीं है ना। कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं आपको कुछ मिलेगा, ये चीज़ डिफर, ये वेरी कर जाती है ना। तो 95 से 120 किलोमीटर तक की मीजोस्फियर है। अब जैसे 85 किलोमीटर भी दे सकते हैं वो आपको। उसके बाद आती है नेक्स्ट, हम यहाँ बात करेंगे, वेट, ओके, मीटियोराइट्स बर्न अप इन। मीटियोराइट्स जो है वो कौन सी लेयर में आपके आकर के बर्न होते हैं, वो भी मीजोस्फियर में ही होते हैं। नहीं पता था, मुझे पता है आपको 100% पता है, आपको आंसर नहीं पता था, जिसको पता था वेरी गुड। फोर्थ लेयर दैट एक्सटेंड्स अप टू 500 से 1000 तक की, फोर्थ लेयर जो 500 से 1000 तक जा सकती है, कौन सी लेयर है, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, देखो यहाँ लिखा है 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर भी दे सकता है, ठीक है। और जो थर्मोस्फियर है उसमें आइनोस्फियर इज अ पार्ट, ठीक है, आइनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर लेयर, ये आप याद रखेंगे लेयर। और ये जो आपकी थर्मोस्फियर लेयर है, दिस लेयर इज हेल्पिंग इन रेडियो ट्रांसमिशन, तो ये इसके फंक्शन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ये पूरी चीज, अरे 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 ये पूरी चीज अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, और जो लेयर स्पेस तक जाती है, और जो लेयर थिनेस्ट है, बिल्कुल थिनेस्ट है सारी लेयर्स में से, और ऐसी लेयर जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन, ये जो गैसेस हैं ये फ्लोट करती हैं स्पेस में जा करके, इस लेयर में से निकल करके, है ना, फ्रॉम दिस लेयर इनटू द स्पेस। तो वो कौन सी लेयर है, ये सब चारों पांचों का आंसर कौन सा है आपका, एग्जॉस्फियर, ठीक है, लास्ट वाली जो लेयर है अपनी एग्जॉस्फियर। तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपका आएगा मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज विंड्स। जब एयर मूव करती है तो उनको हम विंड्स बोलते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ क्लियर, आपका पहला क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज विंड्स। अच्छा, अब आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो आपकी हवा होती है, जो आपकी एयर होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही मूव करती है। कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जाती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी एयर मूव करती है। अब देखते हैं, देखो अब आपको मैं यह चीज समझाती हूँ कि पता है क्या, ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग डे या एट नाइट, है ना, तो इसमें जो है आपका जो एयर का, विंड का मूवमेंट है वो डिफर करता है। और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल भी ट्रिकी उसमें क्या, बिल्कुल भी झमेले में नहीं पड़ना है, सिंपल से आपको याद रखनी है ये बात कि देखो क्या होता है दिन के टाइम में, अब ध्यान रखेंगे मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ, दिन के टाइम में क्या होता है भाई, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है दिन के टाइम पे, हम सब जानते हैं। तो अपनी लैंड भी गर्म होती है, और जो पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, वो भी गर्म होती है, दोनों ही गर्म होंगी, ऐसे तो नहीं वाटर बॉडी ठंडी रहेगी भाई, टेम्परेचर तो हर जगह है ना, वही टेम्परेचर। तो दोनों चीज़ गर्म होती है। पर आप मुझे ये बताएंगे सोच करके कि एयर, सॉरी क्या आपकी लैंड ज़्यादा गर्म रहता है
या फिर वाटर बॉडीज ज़्यादा गर्म होती है? तो कंपैरेटिवली दोनों में से कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा गर्म रहता है? तो दिन के टाइम में दोनों ही गर्म रहते हैं, पर ज़्यादा गर्म होती है लैंड। लैंड हीट्स अप एट अ फास्टर रेट देन वाटर। ये आपको याद रखना है कि लैंड, भैया याद क्या रखना है आपको, क्लियर है ये चीज़ कि लैंड जो है जल्दी गर्म होती है, ठीक है। वी नो दैट एयर इज हीटेड अप। इस टाइम पर अब जब लैंड गर्म हो गई है तो हम जानते हैं जो लैंड गर्म है तो उसके ऊपर की जो एयर है, जो हवा एटमोसफेयर में आ रही है, वो भी गर्म ही रहेगी। गर्म वाटर बॉडीज के ऊपर वाली एयर भी रहेगी, पर लैंड के ऊपर वाली एयर ज्यादा गर्म रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैंड के ऊपर की हवा ज्यादा गर्म है, तो यानी कि हम मानेंगे लैंड के ऊपर की हवा हीट अप हो रही है ज्यादा, और वाटर बॉडीज की ऊपर की हवा हीट अप नहीं है इतनी, तो उसको हम कूल मान लेंगे, ठीक है। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी सब क्लियर होगा। चलो यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ड्यूरिंग डे क्या हो रहा है, लैंड हीटेड है। देखो वाटर लेस हीटेड है, वाटर हीटेड है पर लेस है, ठीक है। तो लैंड हीटेड है तो इसके मतलब एयर जो इसके ऊपर है वो भी हीट हो गई है, एक्सपैंड हो गई है। जब एयर गर्म हो गई है तो वो एक्सपैंड हो गई है। एक्सपैंड मतलब बिल्कुल, मतलब बिखर सी गई है, ये लगा लो। डेंस नहीं है, वो घनी हुई मतलब नहीं है, फैली हुई है, हाँ एक्सपैंड हो गई है। अब एक्सपैंड है, जगह जगह है, तो वो लाइटर हो गई है वेट में, वेट में भी हल्की हो गई है। अब जब हवा लाइटर है वेट में, हवा हल्की हो गई है वेट में, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर उड़ जाएगी। तो वो ऊपर उड़ जाती है, राइजेज इन द एटमोस्फेयर अबव, ठीक है। तो अब वहां पे एयर का प्रेशर क्या होता है उस जगह पर, जब एयर हवा ऊपर उड़ गई है तो उस जगह पर प्रेशर लो हो जाता है लैंड पर, यानी कि प्रेशर लो हो गया। तो आपको याद रखना है दिन के टाइम पे लैंड पर प्रेशर लो रहता है। अगर इसी के टाइम पे, दिन के टाइम पे वाटर बॉडी की बात करें, तो वाटर जो है वो लेस हीटेड है, तो उसमें जो एयर होगी उसके ऊपर वो भी लेस हीटेड रहेगी, यानी कि एयर को हम कूल मान लेते हैं। तो इस टाइम पे लेस हीटेड है, कूल है, तो डेंस हो गई है, उल्टा हो गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया है। और हैवी हो गई है, और हैवी हो गई है तो वो ऊपर उड़ नहीं पाएगी, भारी हो गई है चीज, ऊपर उड़ नहीं पाएगी तो नीचे डूब जाएगी, यानी कि नीचे सिंक कर जाएगी, अपनी हवा नीचे आ जाएगी। और जब हवा बहुत सारी नीचे है तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी वाटर बॉडीज पर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ड्यूरिंग डे वाटर बॉडीज में प्रेशर हाई हो गया है, और ड्यूरिंग डे लैंड पर प्रेशर लो हो गया है। अब हमें पता है लैंड जो अपनी विंड है, जो अपनी एयर है, वो हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अब आप मुझे बताइए कि ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम पे जो एयर है हमारी, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? तो वेरी गुड, हमारी जो एयर है वो प्रेशर हाई से लो मूव करेगी। तो प्रेशर हाई वाटर बॉडीज में है, तो वाटर बॉडीज से एयर जो है अपनी कहाँ मूव कर रही है, लैंड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो हाई प्रेशर, एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू एयर फ्रॉम हाई प्रेशर इज मूविंग टूवर्ड्स एयर फ्रॉम हाई प्रेशर इज मूविंग टूवर्ड्स एयर ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। लेयर इन लो प्रेशर, ठीक है। अटक जाती है भाई इंग्लिश कभी कभी बीच में। अच्छा चलो, अभी नाइट की बात करेंगे। चलो नाइट नाइट नाइट, देखो नाइट में क्या हुआ, नाइट में क्या हुआ, दोनों ही चीज अपनी, लैंड भी, अपनी जमीन भी, और अपनी वाटर बॉडी भी, दोनों ही ठंडी रही, ठीक है। क्योंकि रात का टाइम है, तो रात के टाइम पे हमारा टेम्परेचर गर्म नहीं होता है, हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहता है। तो दोनों ही चीज कूल है, दोनों ही चीज ठंडी है रात के टाइम पे। अब आपको ये चीज बतानी है फिर से कि कंपेरेटिवली कौन सी चीज ज्यादा ठंडी है और कौन सी नहीं ठंडी है। तो वही चीज रहेगी, लैंड, इस समय लैंड जल्दी ठंडा होगा, वाटर बॉडीज देर से ठंडी होंगी, ठीक है। तो वही चीज हो गई यहाँ पे कि लैंड कूल हो गया जल्दी, वाटर बॉडी कूल हुई थोड़ी देर में, कम कम कूल हो रही है मतलब। तो अब लैंड, यानी कि लैंड कूल है, तो ऊपर की जो लैंड पर जो हवा है, जो एयर है, वो क्या है, वो भी कूल है ज्यादा। कूल है तो डेंस है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा है ना, कूल है तो डेंस है, डेंस है तो हैवी है तो सिंक कर गई, और सिंक कर गई तो प्रेशर वहां पे हाई बन गया। इसी तरह से जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर कम तरीके से कूल हो रहा है, यानी कि कम कम कूल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर वहां पे जो उसके ऊपर की एयर है वो लेस कूल है, तो हम कह सकते हैं कि गर्म है,
कि लेस कूल है मतलब थोड़ी बहुत गरम गरम है ना, लेस कूल हो गई ना, इसके कंपैरिजन में लेस कूल हो गई। तो जब ये कूल इतनी नहीं है तो ये एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो लाइट रही वेट में, और लाइट रही वेट में तो ये राइज कर गई, और राइज कर गई तो उस जगह पे प्रेशर लो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा दिन के टाइम, रात के टाइम पे क्या हुआ, वाटर बॉडीज में प्रेशर लो हो गया और लैंड पर प्रेशर हाई हो गया। जस्ट ऑपोजिट हो गया ड्यूरिंग डे के से, है ना। तो अब प्रेशर हाई किस कहाँ पर है, प्रेशर हाई नाइट में प्रेशर हाई इधर है और लो प्रेशर इधर है। तो अब जो एयर है वो कहाँ से मूव करेगी, लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। ठीक है। अच्छा, जब लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है तो इस एयर को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज, लिख लीजिए। और यहाँ पे कहेंगे सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से मूव कर रही है ना, लैंड सी से मूव कर रही है लैंड की तरफ, तो वो हो गई सी ब्रीज। समझ गए, समझ गए, यहाँ तक चीज बिल्कुल क्लियर हुई, 100% क्लियर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप लिख लीजिए, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबी जाएगी यार। देखते हैं कहाँ तक जाती है ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सब इजीली होगा, इजीली तो हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना, बस। चलो, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को हम फॉलोइंग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखो, एक तो है बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि कहाँ से उनका ओरिजिन कहाँ से है ना, मतलब वो कैसे हैं, सिंपल सी बात है यार, कि देखो, उस बेसिस ऑफ ओरिजिन पर ये दो तरीके से क्लासिफाई हुई हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। सबको पता है बायोटिक यानी कि बायो, बायो मतलब लिविंग, लिविंग बींग्स, है ना। तो वही चीज हो गया, बायोटिक में लिविंग सारी चीजें आती हैं, और एबायोटिक हो गया तो वो ऑपोजिट हो गया इसका, तो यहाँ पे नॉन लिविंग चीज आती है, जैसे रॉक्स, मिनरल्स। और लिविंग बींग्स में सब ऑर्गेनिजम्स हो गए, वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब लिविंग बींग्स में आते हैं। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन पे दो तरह से डिवाइड किया जाता है, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये आपको याद रखना है। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की मतलब कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी कि एग्जॉस्ट मतलब वो खत्म हो जाते हैं, जिनको हम दोबारा नहीं पा सकते या जिनको हम पा सकते हैं, तो एग्जॉस्टेबिलिटी ये चीज होती है, एग्जॉस्टेबिलिटी। तो इसके बेसिस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासिफाई किया गया है। रिन्यूएबल मतलब यानी कि रिन्यू कर सकते हैं हम उनको दोबारा पा सकते हैं, पर जो नॉन रिन्यूएबल है यानी कि हम उनको दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो रिन्यूएबल में कैन बी रिन्यूड, है ना, दोबारा हमें मिल सकती हैं वो चीजें, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्स में आती है। देखो, वाटर जो है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप उसको नॉन नहीं बोलोगे। हम कहते हैं ना कि पानी कम यूज करो पानी खत्म हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी कम यूज करो पानी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है पानी दोबारा नहीं आएगा यार, बहुत टाइम लगेगा आने में, वो बात है, पर पा सकते हैं उसे। अब जैसे नॉन रिन्यूएबल है, उसमें आएगा फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल में आएंगी, क्योंकि ये दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती। देखो, जैसे वाटर है, वाटर तो मतलब एक वो है ना, रिसाइकल वाला, क्या कहते हैं, वाटर साइकिल वाला प्रोसेस, आपको पता है ना, पानी ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये वाटर वाला है, तो वाटर तो हमें मिल जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है रिन्यूएबल है। वो कहते हैं हम खत्म हो जाएगा, वो बात अलग है। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल में, क्योंकि इनको मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनाने में, तो इतने तो आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा ये नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए इनको हम रिन्यूएबल नहीं बोलते। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें, और आपके मिनरल्स, फाइन। अच्छा, बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि रिसोर्स किसका है, किसने ओन कर रखा है, उस बेसिस पर रिसोर्स को हमने दो तरीके से, एक्चुअली चार तरीके से बांटा है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल यानी कि मैं, यानी कि सिर्फ तुम, है ना, कि तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा है, मेरा घर सिर्फ मेरा है, तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, मेरा घर मेरा अपना है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, है ना। प्राइवेटली ओन्ड, जो एक बंदा अकेले ओन करता हो, प्राइवेटली ओन्ड, है ना, प्लॉट हो गए, हाउस हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, जमीन किसकी है, मेरी है, तो वो चीज, वो क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। कम्युनिटी यानी कि पार्क, पार्क किसी एक का नहीं है ना, सब जाते हैं उसमें। पिकनिक स्पॉट्स, ग्राउंड वगैरह सारी चीजें कम्युनिटी में आती हैं, फाइन। नेक्स्ट,
नेशनल, नेशनल क्या है, ओन्ड बाय अ नेशन और कंट्री, यानी कि वो रिसोर्सेज जो नेशन या फिर जो हमारी इंडिया है कंट्री वो ओन करती है। अब इंडिया में कौन आ जाता है, इंडिया में सभी आ जाते हैं ना, सभी हम पूरे देशवासी, है ना। तो ये चीज़ है इसमें, एक्चुअली इसको आप कम्युनिटी जैसा थोड़ा बहुत इसको लेकर चल सकते हो, पर नेशनल थोड़ा अलग से समझेंगे। जैसे कैनाल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये कंट्री का है पार्ट, है ना। और जैसे वाटर, पूरी पूरा नेशन, पूरा सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी एक कम्युनिटी हो गई, है ना। नेशन पूरा नेशन हो गया, पूरी कंट्री, कम्युनिटी एक पार्ट है, तो वो जिसमें पार्क आ गए, समझ गए हो। तो लेकिन जो नेशनल चीज है उसमें क्या आएगा, कैनाल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो पूरा देश इस्तेमाल करता है, वाटर हो गया, फॉरेस्ट, रोड, रेलवेज, ये पूरे देश में चलती हैं। तो ये चीजें, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर वाला लैंड, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपने समझ लिया बस, उतना काफी है। इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको रेगुलेट करते हैं, इसमें ओशनिक रिसोर्सेज आते हैं जो कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। इसको आपको देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जो जो किसी कंट्री के नहीं होते, सिंपल सी बात है, वो इंटरनेशनल चीज़ है, वो कंट्री की नहीं है, ठीक है, बाहर के। जैसे ओशन है, ओशन में कुछ एरिया होता है जो नेशनल में आता है, यानी कि आप कह लो कि वो 12 नॉटिकल माइल्स हो गया, कुछ 12, ये ओशन को मेजर करने की ना, उसको उसकी डेप्थ को या उसकी उस चीज़ को मेजर करने की यूनिट है नॉटिकल माइल्स, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओशन रिसोर्सेज में क्या होता है कि कुछ पार्ट नेशनल में आता है और कुछ इंटरनेशनल में जाता है। तो जो नेशनल वाला पार्ट है वो कुछ करीब 12 नॉटिकल माइल्स तक का ओशन वाला जो पार्ट है वो अपना नेशन का है, नेशनल का है, और बाकी वाला जो है वो जो कहते हैं वो इंटरनेशनल पार्ट है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो इस तरह से पूछा जाएगा कि बेसिस ऑफ ओनरशिप पर, ओनरशिप के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को कितनों में बांटा है या किन किन में बांटा है, तो आपको पता होना चाहिए। बस इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल, ज़्यादा डीप में घुसने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कितने डेवलप्ड हैं, कितना रिसोर्सेज के लिए हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, मतलब इन सब चीज़। तो ये तीन ये अपने तीन तरीके के होते, ये भी अपने चार तरीके के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, ठीक है, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, एक होता है रिजर्व्स, और एक आपका यहाँ लिख लीजिए स्टॉक, स्टॉक, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा, स्टॉक। अच्छा, पढ़ लेते हैं इसको क्या है। देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या होता है कि देखो कहते हैं ना, हम जब एग्जाम में हमारी टीचर्स क्या कहती है, ये बच्चे के अंदर पोटेंशियल है पर वो यूज नहीं कर रहा उसे। तो वही चीज सेम टू सेम है कि भाई पोटेंशियल है रिसोर्सेज में, कि उनको हम यूज भी कर सकते हैं, वो उनको यूज करने की जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो भी हमारे पास, देश के पास, अपने पास है, पर क्या हो रहा है, हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको किसी तरह से, किसी वजह से हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये चीज वो पोटेंशियल में आता है। जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया इन राजस्थान एंड गुजरात, तो आप समझे इस चीज को, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको, जिनके अंदर पोटेंशियल है कि हम उनको यूज कर सके, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं उनको, हमारे पास टेक्नोलॉजी सब कुछ है यूज करने के लिए, बस हम उनको किसी वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम इनको यूज कर रहे हैं, बेशक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पर पूर्ण रूप से, पूरी तरह से हम इनको अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड, डेवलप्ड रिसोर्सेज में सब कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी भी है, हम चाहते भी यूज कर रहे हैं, हम यूज भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टॉक। तो स्टॉक में क्या है कि देखो, स्टॉक में क्या होता है कि हमारे पास materials in the environment which have potential to satisfy human needs but we don't have appropriate technology। सिंपल सी बात है, स्टॉक में क्या होता है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास। स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज कर सके। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जैसे गैस है, तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स आते हैं जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे वाटर हो गए डैम्स में, फॉरेस्ट वगैरह हो गए, तो डैम्स में जैसे वाटर होते हैं तो
हम उनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, तो हम यूज़ करते हैं। पर फिर भी हम कुछ पोर्शन होता है, कुछ पोर्शन होता है डैम्स में वाटर का, जिनको हम फ्यूचर के लिए यूज़ करके रखते हैं, तो उनको हम रिजर्व्स रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि पोटेंशियल क्या है, डेवलप्ड क्या है, स्टॉक क्या है और रिजर्व क्या है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज तो वो हैं जिनको हम बिल्कुल बड़े तरीके से यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह सब है हमारे पास उससे। ठीक है, और रिजर्व्स क्या है, जिसको हमने फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखा है। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। पोटेंशियल क्या है भाई, पोटेंशियल है यूज़ करने का, बच्चे के अंदर पोटेंशियल है पर यूज़ नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, बस इतना ऐसे ही याद रखना है पोटेंशियल से, तो कि भाई फाउंड फाउंड यानी कि टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्स भी है सब, पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये एक आपके पास स्टॉक आता है। स्टॉक में क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है यूज़ करने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं लैंड के बारे में पिछली वीडियोस में अपनी ईवीएस की, पर ये थोड़ा नया है। अच्छा, लैंड के बारे में क्या पढ़ना है, इंडिया हैज़ लैंड एंड अ वेराइटी ऑफ फीचर्स। अब लैंड जो है सिर्फ रोड्स ही को हम लैंड्स नहीं बोलेंगे, लैंड्स माउंटेन में भी लैंड्स देखते हैं, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड, ये सारी जगहों पे लैंड मतलब हमारा लैंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये जो लैंड है, देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया है उसमें मैंने पार्ट्स डिवाइड करे हैं। देखो जो प्लेन एरियाज हैं, है ना, जो प्लेन एरियाज है वो आपकी 43% है। ओके, माउंटेन आपका 30% है और प्लेट्यू जो है आपका वो 27% है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, लैंड यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अब देखो लैंड को हम किन किन पर्पस के लिए यूज करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि लैंड फॉरेस्ट में यूज होता है, लैंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए, लैंड एग्रीकल्चर वाला प्रोसेस करने के लिए, कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए लैंड यूज होता है। लेकिन ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे देखो आप ये टर्म्स देख लो, ये टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगे, पर इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इन टर्म्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया तो वहां मुश्किल आपको खड़ी हो सकती है ना। तो फटाफट से इसको देख लेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट सबको पता है। ठीक है, लैंड इसमें हम यूज करते हैं। एक है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब इसमें क्या होता है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में, कि भाई हम लैंड जो है एग्रीकल्चर से हट करके किसी और कामों में यूज़ कर रहे हैं। वो लैंड का पार्ट जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो हम बिल्डिंग बनाने में, जो हम मॉल बनाने में, जो हम रोड्स बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक हो गया नॉन एग्रीकल्चर यूज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको आपका फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स क्या होता है भाई, वो एरिया, वो लैंड जो जो अभी फिलहाल उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता, उस पर कोई हम चीज़ें नहीं उगाते या करते, फिलहाल हम कोई चीज़ नहीं उगाते कम से कम 1 साल तक, है ना, मतलब ये है कि नो क्रॉप फॉर अ ईयर, तो वो फेलो लैंड के अंदर आता है। तो मतलब अगर कोई लैंड 1 साल से खाली पड़ा है, वो ग्रो उस पर कर सकते हैं हम, पर 1 साल से भी खाली पड़ा है ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें आ जाए, तो उसको हम फेलो लैंड कहते हैं। उसके बाद है अनकल्टिवेबल लैंड, मतलब कि ऐसे लैंड जो कल्टीवेट अब हो ही नहीं सकते, उन पे अब उग ही नहीं सकता कुछ, वैसे अनकल्टिवेबल लैंड होते हैं। ठीक है, नेट जोन एरिया अभी पॉज पे रखेंगे, लास्ट में समझाऊंगी। एक होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। एक ऐसा लैंड पड़ा रहता है जो बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल अपनी क्षमता ही खो चुका है कुछ ग्रो करने की, तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, डिग्रेडेड लैंड हो गया, डिग्रेड लैंड। ठीक है, उसके बाद एक आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मतलब कि यहाँ पे देखो कल्चरेबल भी लिखा है, मतलब कल्टीवेट भी हो सकता है उस पे, और साथ में वेस्ट भी लिखा है कि मतलब वेस्ट भी है। तो क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि देखो कोई एक लैंड है वो अभी खाली पड़ा है, 5 साल हो गए उसको खाली पड़े हुए, ठीक है, 5 years हो गए, तो एक तरीके से वो वेस्ट है कि भाई 5 साल से खाली पड़ा है, वेस्ट हो गया है। पर अगर हम उस पर कल्टीवेशन करेंगे तो उस पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो इसीलिए उसको कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि वो लैंड जो 5 साल तक के लिए यूज में नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, 5 साल या उससे ज्यादा तक में यूज नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, पर उस पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आएगा। उसके बाद परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड होता है, उसको आप एक साथ लिखिए, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। इसमें क्या आता है भाई कि ऐसे लैंड जो जिसपे हमने कुछ क्या उगा रखा है, ग्रास वगैरह जिसे हम कहेंगे ना,
ग्रास वगैरह उगा रखी है ताकि वहाँ पे ग्रेजिंग हो सके, काव वगैरह ना ये सब ग्रेज कर सके। तो वो वाला लैंड एक एक उस लैंड पे यूज होता है ना। पैस्चर्स और ग्रेजिंग वगैरह के लिए लैंड जो यूज होता है उसको परमानेंट पैस्चर वाला लैंड कहते हैं। उसके बाद है करंट फैलो। देखो एक मैंने यहाँ फैलो समझाया था, जो कि मतलब ऐसा लैंड जो 1 साल तक यूज में नहीं आया है, 1 साल तक अभी हमने उसको होल्ड पे रखा हुआ है, उसी के अंदर करंट फैलो आता है। कि मतलब फिलहाल करंट सिचुएशन में वो खाली पड़ा हुआ है, मतलब फैलो लैंड को आप करंट फैलो कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स वगैरह। मतलब कि आपने देखा होगा, जब आप कहीं भी रास्ते में देखा होगा कि ऐसी कुछ प्लॉट वगैरह पड़े रहते हैं, जगह पड़ी रहती है जहाँ पे हम नहीं उगाते हैं कुछ, है ना, पर वो छोटे छोटे प्लांट्स उसमें से अपने आप, क्रॉप्स उसमें से अपने आप ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। तो उस लैंड को भी हम कल्टीवेशन में नहीं ले सकते। तो वहाँ पे लैंड, ऐसा लैंड है जो जिसपे ट्री क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रही हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो ये सब यूज ही तो है, एक तरह से लैंड यूज में ही आ रहा है ना किसी तरह से, वही चीज है। और फॉरेस्ट तो हम कर चुके हैं, दोबारा लिख दिए, तो उसको हटा देना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई चीजें, ये चीज है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ है। दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा कर लेना, एक बार चला लेना वीडियो और दोबारा देख लेना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया और अपना ओवर ग्रेजिंग हो गया, मतलब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं हम, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग बहुत ज्यादा हो गई है, माइनिंग एक्टिविटीज हो गया, ये सब चीजें क्या है, लैंड को डिग्रेड करती हैं और लैंड को बिल्कुल वेस्ट बना देती हैं, जिसपे हम कभी भी कल्टीवेशन या कुछ नहीं कर सकते। तो एकदम वेस्ट लैंड हो गया। तो मतलब ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे लैंड को खराब करती हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे लैंड के बारे में, कि लैंड को जो हमारा, जो हम यूज करते हैं लैंड को, हम वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें लैंड को यूज करने में मदद करते हैं। सिंपल सी बात है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक लिख लीजिए, मैंने इसमें मेंशन नहीं करा हुआ है तो एक बार लिख लीजिए, मैं यहाँ लिखती चलती हूँ। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स। तो अब फिजिकल फैक्टर्स जैसे हो गया सॉइल, कि भाई वहाँ का सॉइल कैसा है, सॉइल मतलब मिट्टी कैसी है, कि लैंड कैसे यूज हो सकता है वहाँ पे, नहीं हो सकता। क्लाइमेट कैसा है उस जगह पे, उस जगह पे क्लाइमेट कैसा है, कि उस लैंड को हम क्या, उस लैंड को हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्लाइमेट भी बहुत हमारा एक फैक्टर होता है। लैंड हो गया वहाँ का, है ना, कि वहाँ का लैंड कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे, लैंड कैसा है, उस उस बेसिस पे, मतलब टोपोग्राफी मतलब कैसे है, स्टीप स्लोप है या फिर प्लेन एरिया है, मतलब कुछ इस तरह से ऊबड़ खाबड़ है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है, अपनी नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, इसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जो कि यूज ऑफ लैंड को डिटरमाइन कर रहे हैं। यूज ऑफ लैंड मतलब लैंड को यूज करना है, किस तरह से लैंड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिजिकल फैक्टर्स उसमें मदद करते हैं, मतलब फिजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इस चीज को। एक ह्यूमन फैक्टर्स, की भाई पॉपुलेशन कैसी है वहाँ की, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। तो ये 3-4 चीजें इसके अंदर ह्यूमन में आती हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अपना लैंड का खत्म होता है, यहाँ पे ना सॉइल होता है। अब ये जो सॉइल है ना, एल्यूवियल सॉइल हो गया अपना, ये बहुत सारा है यार। देखो मैं बताती हूँ आपको कितने पेजों का है, करीब 1 2 3 4, मतलब सारे हमें करने हैं। उसके बाद तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट ही वीडियो में लूंगी, क्योंकि देखो अभी 33 मिनट्स की बन गई है, तो ये अभी 30 मिनट और लेगा, तो 1 घंटे की वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। 10 मिनट में ख़त्म होना होता तो मैं इसको ज़रूर कर देती। तो पार्ट 2 इसका आएगा और अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। आप इतना इसको एंजॉय करो, है ना, ठीक है। तो बहुत आसान होगा अगला पॉइंट भी, जैसे हम काफ़ी इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं पर उसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लिखो, और जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसके बाद, तो वो और भी ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, पूरी तैयारी होगी, कंप्यूटर भी जल्दी शुरू होगा। थैंक यू सो मच।